हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का आज का हमारा चैप्टर जो हमें डिस्कस करना है, इससे पहले अप्रोक्सीमेटली 2 चैप्टर हम कर चुके, नर्वस सिस्टम एंड सेल वाला चैप्टर। आज रक्त परिसंचरण तंत्र या जिसको हम बोलेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हमें डिस्कस करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि वेरियस कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, चाहे स्टेट एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के अंदर बायोलॉजी के अंदर 4 से 5 के आसपास तक मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उन सभी के अंदर से जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा होता है, वो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला, रक्त परिसंचरण तंत्र वाला। ठीक है, क्योंकि जो 4 से 5 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं, वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 क्वेश्चन तक ब्लड वाले चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और वैसे भी आपकी जस्ट फॉर जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है। तो आज इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस कक्षा के अंदर। ठीक है, ध्यान से जुड़े रहिएगा कक्षा के अंदर। अगर आप राइट नहीं करेंगे ना, सिर्फ ओरली आप सुन भी लेंगे कक्षा को 1 से 2 बार, तो आपको मोस्टली चीज़ें वैसे ही लर्न हो जाएंगे आपके माइंड के अंदर। और जिन बच्चों ने अभी काफ़ी समय पहले कहीं से पढ़ा होगा, ठीक है, तो उनका भी रिवीजन इस प्रकार से हो जाएगा कि उनको बुक के अंदर ज़्यादा रट्टे मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोस्टली चीज़ें आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगी। इसीलिए कक्षा को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एग्जाम के अंदर जिस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, कंसेप्ट को उसी प्रकार से प्रिपेयर किया गया है। कभी आप इस इंतजार में मत बैठे रहना कि अभी सर लास्ट में आप ये क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे कि हाँ ऐसे बनेगा। वो साथ साथ बताता चलूँगा मैं आपको। और हर कंसेप्ट जो प्रिपेयर किया गया है ना, कंसेप्ट का हर एक वर्ड कोई भी टर्म होगी, वो इसी प्रकार से आपके सामने यहाँ पे कराई जाएगी, ताकि क्वेश्चन आपका अटेंड हो जाए किसी भी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसी को ध्यान से देखिएगा, सारे की सारी चीज़ें आपके अटेंड हो जाएंगे। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा, जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर हिंदी में बात किया जाए, रक्त परिसंचरण तंत्र जिसको हम बोलेंगे। ये जो हमारा चैप्टर रहेगा, इसके अंदर आपको अध्ययन क्या करना है। यह जो टर्म हमने दिया इस चैप्टर के नाम को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ब्लड जो यहाँ पे लिखा हुआ रक्त, इसका मतलब तो आप सभी जानते हैं, एक रेड कलर का एक कंपोनेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको कहा जाता है ब्लड, यानी रक्त कहा जाता है। रेड कलर का कंपोनेंट एक लिक्विड पार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। अभी बताऊंगा उसको होता क्या है, किस प्रकार से होता है, बट फिलहाल आपको पता है कि ब्लड तो ब्लड होता है, रक्त होता है। सर्कुलेट का मतलब है, परिसंचरण का मतलब है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, हमारी पूरी बॉडी हमारे शरीर के अंदर घूमता रहेगा। सिस्टम, तंत्र, इसका मतलब क्या होता है। सिस्टम का मतलब होता है कि काफ़ी सारे जो ऑर्गेन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनका एक ग्रुप होता है। ठीक है, सिस्टम यानी एक प्रणाली होती कंप्लीटली, यानी कुछ अंग मिलकर के एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अब इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है। तो पहली चीज़ पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, कि हमारा ब्लड होता क्या है, कितने कंपोनेंट होते हैं ब्लड के अंदर, है क्या वो चीज़, उसके पीएच के बारे में पढ़ोगे, उसके अध्ययन के बारे में पढ़ोगे, उसकी क्वांटिटी पढ़ोगे। ठीक है, किन चीज़ों से, किस प्रकार की कोशिकाओं से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह किससे मिल करके बना है, उन सभी कोशिकाओं का अध्ययन आप करोगे। सर्कुलेटरी का मतलब है कि सर्कुलेट करता क्यों है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, हमारी बॉडी के अंदर इसको सर्कुलेट करना है, सर्कुलेट करता क्यों है और इसको सर्कुलेट करवाता कौन है। ठीक है, सर्कुलेट क्यों करता है। देखिए, आप जानते हो कि मान लीजिए आपकी बॉडी ने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो कौन लेगा उनको, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की आवश्यकता लंग्स के द्वारा पूरी होगी ना, लेकिन वो तो सिर्फ लंग्स ने, फेफड़ों ने लिया है। यानी कि मान लो कि बाहर एटमॉस्फेयर से, वातावरण से ऑक्सीजन लिया हमारे फेफड़ों ने, इसके बाद में चलो इनके पास ऑक्सीजन है। अब बारी आती, मान लो किडनी ने क्या किया कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड था उसको प्योर किया, तो प्योर करके अपने पास रख लिया इसने भी। चलिए, इसके अलावा हमने जो न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिशन यानी जो भी हमने हमारी बॉडी के लिए पोषक तत्व जो होते हैं हमने उनको लिया, तो वो कहाँ पे होंगे, वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी डाइजेस्ट करेगा उसी सिस्टम के पास तो होंगे। चलिए, तो किडनी के पास प्योर ब्लड है,
लंग्स के पास मान लो एयर यानी ऑक्सीजन है। न्यूट्रिशन किसके पास है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के पास है। लेकिन क्या इन चीज़ों की आवश्यकता सिर्फ इन्हीं को है? हमारी पूरी बॉडी के जो दूसरे भाग बच गए, क्या उनको आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों की? इसी के साथ साथ जैसे आपने पढ़ा होगा हार्मोन्स, हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है? बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, जो अपने अंदर से एक विशिष्ट पदार्थ का स्त्राव करती हैं, सेक्रेट करती हैं, ठीक है, तो उनको हार्मोन कहा जाता है। तो ये हार्मोन्स क्या होता है? हर ग्लैंड के पास होता है। लेकिन क्या उस हार्मोन की आवश्यकता उस ग्लैंड को होती है? नहीं, हमारे पूरी बॉडी को होती है, ठीक है। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, इनकी आवश्यकता सिर्फ इन्हीं पार्ट्स को नहीं होती है, हमारी पूरी बॉडी को होती है। अब ये तो देने के लिए जाएंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं कि किडनी चल के सभी को बांट के आएगी, या ऐसा भी नहीं है कि लंग्स जाके सबको ऑक्सीजन दे के आएंगे, ना ही आपके ग्लैंड्स हार्मोन पूरी बॉडी के अंदर दे के आएंगी। तो कोई ना कोई तो एक ऐसा सिस्टम चाहिए ना हमें कि जो इस हार्मोन्स जो हमारे पास हैं, इन हार्मोन्स को हमारे बॉडी के विभिन्न सभी भागों तक पहुँचा के आए। तो वही काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है, जो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ जिस अंग को चाहिए होती है उसके पास ट्रांसफ़र करता है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे प्योर ब्लड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कोई किसी प्रकार का हार्मोन हो। तो जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती हैं उनको टारगेट पे ऊपर पहुंचाना किसका कार्य होता है? ब्लड का। इसीलिए ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट करता है। अब बात आती है, इसको सर्कुलेट करेगा कौन? कौन सर्कुलेट करता है? अपने आप तो सर्कुलेट होएगा नहीं। अगर अपने आप होता तो इतना पंगा ही नहीं होता किसी प्रकार का हमारी बॉडी के अंदर। तो सर्कुलेट करने के लिए जो होता है वो कौन होता है? हार्ट, जिसको हम कहते हैं हृदय। हार्ट या हृदय जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ही एक पार्ट होता है जो क्या करता है? इस ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। यानी हार्ट नहीं होगा तो इसको पंप नहीं कर पाएगा कोई, तो इसलिए सर्कुलेट नहीं कर पाएगा ब्लड। सर्कुलेट नहीं करेगा, पूरी बॉडी के अंदर घूमेगा नहीं, तो विभिन्न भागों के पास कैसे जाएगा? तो हार्ट जरूरी होता है, ठीक है। तो ये जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिया मैंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, रक्त परिसंचरण तंत्र का, ठीक है। अब पढ़ना क्या है इस चीज के अंदर? इस चैप्टर के अंदर जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है कि दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्लड, यानी इस चैप्टर के अंदर पहला अध्ययन तो आप करोगे ब्लड यानी रक्त का, एंड सेकंड अध्ययन करोगे आप हार्ट यानी हृदय का, ठीक है। हार्ट या हृदय, तो दो चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर, ब्लड एंड हार्ट, इनका आपको अध्ययन करना है। अप्रोक्सीमेटली इस चैप्टर में 3 लेक्चर आपके लगेंगे, जिसके अंदर से पहले लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में। दूसरे जो आपकी कक्षा होगी उस कक्षा के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लड ग्रुप्स। आपने सुना होगा, तो ब्लड ग्रुप का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है जो कि आपको जस्ट फॉर एक डेली लाइफ में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन किसको डोनेट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ब्लड ग्रुप होते क्यों हैं, कब से हो रहे हैं, किसने खोज किया, किस चीज़ का, वो सारी की सारी चीज़ें। तो दूसरी वीडियो आप हमारी रहेगी ब्लड ग्रुप्स के ऊपर, और तीसरी कक्षा हमारी होगी हार्ट के ऊपर, ठीक है। हार्ट के बारे में जितनी भी बातें आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगी वो सारी की सारी। तो 3 कक्षाएं हमारी लगेंगी, 3 वीडियो आपकी लगेंगी इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो आइए अब इसको, आज का हमारी जो वीडियो होगी, कक्षा होगी, इसके अंदर हमें अध्ययन करना है ब्लड के बारे में। तो पहली कक्षा आज संपूर्ण करते हैं और ब्लड का कंप्लीटली अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, उसके बाद शुरू करते हैं। इसके बाद शुरू करते हैं ब्लड। ब्लड जो रक्त जिसको कहा जाएगा, इसका अध्ययन करना हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए ब्लड क्या होता है? ब्लड एक प्रकार का टिश्यू होता है। ब्लड एक प्रकार का टिश्यू होता है, यानी उत्तक होता है। ब्लड एक टिश्यू होता है, उत्तक होता है। और कैसा उत्तक होता है? कनेक्टिव। कनेक्टिव, कनेक्टिव का मतलब संयोजी, यानी जोड़ने वाला। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ब्लड क्या है, ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक होता है ब्लड। संयोजी का मतलब होता है विभिन्न भागों को जोड़ने वाला, ठीक है। अब विभिन्न भागों को जोड़ता कैसे है ये मैं पहले भी आपको कह चुका, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था पीछे, आपको किडनी के पास भी जाएगा प्योर ब्लड लेने के लिए, या उसको अशुद्ध
जो इम्प्योर ब्लड देने के लिए फेफड़ों के पास, लंग्स के पास जाएगा, क्या करने के लिए, वहाँ से ऑक्सीजन लेने के लिए और उसको CO2 देने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों के पास जाता है, सभी भागों को आपस में जोड़ के रखता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड का जो स्टडी किया जाता है, इसका जो अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करने के लिए एक साइंस की ब्रांच होती है। उस साइंस की ब्रांच को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी कहा जाता है, हिंदी में भी यही बोला जाएगा। और जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जो यंत्र होता है ब्लड के अध्ययन के लिए, उसको कहा जाता है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। अगर साइंस की ब्रांच पूछे तो हीमेटोलॉजी, एंड इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछे हीमोसाइटोमीटर। अब कुछ बच्चों के मन में बड़ा जबरदस्ती से क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने तो पढ़ा था स्फाइग्मोमैनोमीटर पढ़ा था जिससे कि अध्ययन किया जाता है, बट याद रखिएगा जो स्फाइग्मोमैनोमीटर होता है ना, वो इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, वो ब्लड का स्टडी नहीं करता, अध्ययन नहीं करता, रक्त दाब को मापता है वो भी आगे बात आएगी जब हर्ट आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, अब ब्लड जो होता है इसकी पीएच वैल्यू, पीएच मान आपसे पूछा जा सकता है, खासकर रेलवे के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। पीएच वैल्यू पूछना हमेशा पूछेगा, उसको पता है कि बच्चों को भी पता है कि तुम पूछोगे, लेकिन फिर भी पूछेगा ही पूछेगा, याद रखना उसको। तो 7.4 होता है। इसका मतलब है कि ब्लड जो होता है वो कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। एंड एक बात और याद रखना, ये वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है, यानी जल में घुलनशील होता है हमारा रक्त। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हमने पढ़ी नहीं ना तो यही बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, यही लगता है कितना डीप पूछ लिया। अब आपने ये बात पढ़ ली ना कि वाटर में सोल्यूबल है, पानी में घुल सकता है, तो आपको लग रहा है बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है घुलता है तो। लेकिन अगर यही बात आपने यहाँ नहीं पढ़ी होती, खुद का दिमाग अगर आप यूज करते, आपके मन में 100 तरह के विचार आते, अच्छा ब्लड में तो सेल्स होती हैं वो तो नहीं घुलेंगी, 100 तरह के विचार आते हैं। लेकिन याद रखना सोल्यूबल होता है और बेसिक नेचर का होता है, हल्का सा बेसिक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। चलिए अब बात आती है इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, मात्रा, क्वांटिटी, मात्रा। तो क्वांटिटी जो होती है ब्लड की वो कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लीटर होती है, ठीक है। और ये किसके अंदर होता है, ये होता है मेल्स के अंदर, पुरुषों में। और अगर बात करें फीमेल्स के अंदर तो 4 से 5 लीटर, फीमेल्स के अंदर होता है 4 से 5 लीटर। अगर बात की जाए हमारी बॉडी के टोटल वेट का कितना होता है, 7%, इसलिए मैंने वहाँ पे पहले 7 लिख दिया था। वो एक्चुअली 7% होता है हमारी बॉडी का जितना वेट है ना टोटल उसका। इसके बाद जैसा कि आपको पता है, आपको भी मन कर रहा होगा कि कोई क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूं, तो छोड़ देता हूं, बता दीजिएगा जवाब कमेंट में कि हमारा ब्रेन जो है वो कितने % ब्लड को यूज करता है, ये आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए मैंने बता दिया था, अभी इसका आप देख लीजिएगा कि कितना यूज करता है, ठीक है। इसके बाद अभी अगर बात किया जाए हमारा ब्लड के बारे में ही, तो कलर कैसा होता है, यू नो वेरी वेल, रेड कलर होता है, ठीक है। अब रेड कलर क्यों होता है इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए, वैसे मोस्टली बच्चों ने सुना भी होगा क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। इसके रेड कलर का कारण होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, देखो हिम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है कोई ना कोई प्रोटीन, ठीक है। यानी आयरन से बना हुआ एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी कलर जो होता है वो आयरन की उपस्थिति के कारण रेड होता है। आप जानते हो कि आयरन के ऑक्साइड जो जैसे कि मार्स, मंगल ग्रह पर भी पाए जाते हैं, तो रेड मिट्टी है वहाँ की। सो आयरन के ऑक्साइड जो होते हैं रेड कलर होता है ज़्यादातर उनका। सो आयरन की उपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन जो होता है उसका कलर रेड होता है, और उसी के कारण हमारा ब्लड भी कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है। चलिए हीमोग्लोबिन की अगर बात आ गई, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली कितना होता है, वही बता ही देता हूँ आपको साथ में। अगर बात की जाए मेल पुरुषों के अंदर, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती 13.5 से 17.5,
अप्रोक्सीमेटली ये क्वांटिटी होती है। और अगर बात की जाए फीमेल्स के अंदर, तो फीमेल्स के अंदर इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 12.5 से अप्रोक्सीमेटली 15 तक ग्राम में होती है पर डेसीलीटर के हिसाब से। ठीक है, इतने ग्राम पर डेसीलीटर, याद रखिएगा इस बात को। ये हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है। चलिए अब दोबारा से इसी क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन के कारण रेड कलर होता है हमारे ब्लड का। इसी प्रकार से एग्जाम में जो 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपसे पूछेगा कि जो कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच जो होता है उसका जो ब्लड होता है, आप कभी भी देखोगे तो वाइट कलर का होगा। कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो बिल्कुल वाइट कलर का होता है। उसका रीजन क्या है बता सकते हैं? जैसे इसका रीजन हीमोग्लोबिन था तो वहाँ पे उसका रीजन क्या होगा, याद रखिएगा, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ, जहाँ भी वाइट कलर का जिक्र आए तो आपको एक ही जवाब देना है, हीमोलिम्फ, वहाँ पे आपको जवाब देना है। इसके अलावा एक और आपसे पूछ सकता है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ऑक्टोपस आपसे पूछेगा, ऑक्टोपस जो होता है उसका ब्लड जो होता है वो आपका होता है ब्लू कलर का, नीला होता है। वो किसके कारण होता है? तो उसके लिए आप याद रखिएगा हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन ये उसका रीजन है। ऑक्टोपस के जो ब्लू कलर होता है ब्लड का, उसका रीजन है हीमोसाइनिन। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए एक लास्ट फैक्ट ब्लड के बारे में जो जनरली आपको जानना है, उसके बाद इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे हम। वहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस और फैक्ट्स आपके सामने मैं निकाल करके रखूँगा। ठीक है, तो देखिए अब ब्लड जो है हमारा है, इसकी कंपोजिशन पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि जो ब्लड का कलर के बारे में तो हमने जान लिया कंप्लीटली। ठीक है, कलर के बारे में हमने जान लिया। इसका निर्माण कहाँ पे होता है, इसकी फॉर्मेशन जो होती कहाँ पे है। कंपोजिशन बाद में जानेंगे, पहले फॉर्मेशन जानने के लिए एक शब्द आपको बता देता हूँ जिसको हम बोलेंगे बोन मैरो। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, ये अस्थि मज्जा क्या होता है? बोन्स जो होते हैं ना हमारी, उन बोन्स के बीच में खोखली जगह होती है, वहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, उसी को कहा जाता है बोन मैरो या अस्थि मज्जा। तो जो लंबी अस्थियाँ होती है ना हमारी बॉडी में, उनका जो बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होता है, वहीं पे क्या होता है, जो हमारा ब्लड है इसकी फॉर्मेशन होती है, इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे फैक्ट्स आई थिंक आपको क्लियर हुए होंगे यहाँ से। अब इसके बाद ब्लड की कंपोजिशन देखते हैं और एक एक करके उस कंपोजिशन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको पढ़ना हम आरंभ करते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। सो ब्लड जो है उसकी कंपोजिशन की अगर बात किया जाए तो 2 मुख्य भाग होते हैं ब्लड के अंदर। 2 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा एंड नेक्स्ट वन जिसको हम कहते हैं सेल्स, या इन्हीं को कई बार आप ये भी पढ़ोगे कॉर्पस्कल्स। कोशिकाएं बोल सकते हो आप या कणिकाएं, इनमें से कोई भी शब्द यूज किया जा सकता है। कोशिकाएं या कणिकाएं, दोनों में से कोई भी शब्द प्रयोग किया जा सकता है। सो प्लाज्मा एंड सेल्स या कॉर्पस्कल्स। प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड के अंदर, जो ये भाग होता है, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 55%। बहुत सारी जगह पे 60 भी लिखा मिलेगा, कहीं पे 70 भी लिखा मिल जाएगा, 55 सबसे करेक्ट रहेगा। सेल्स जो होती हैं ये होती है हमारे ब्लड के 45% भाग के ऊपर। ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं। सेल्स के अंदर आपके सामने कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सेल्स के सामने, सेल्स में आपके पास एक RBC, नेक्स्ट वन WBC एंड थर्ड वन प्लेटलेट्स। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स जिनको बोल सकते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अभी सबकी फुल फॉर्म भी लिखवाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा, इनकी जीवन मृत्यु, जीवन काल, बीमारियां, कम ज़्यादा, किस प्रकार से हमारे ब्लड के अंदर ये होती है, सारी चीज़ें हम समझेंगे। बट अभी के लिए जस्ट आपको बताया कि ब्लड जो होता है वो ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है, एक प्लाज्मा से जो 55% होता है और एक सेल्स यानी कणिकाएं जिसको बोल सकते हो, इनसे ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इन सबसे मिलकर के बनता है। यानी 1 2 3 4
ये 4 चीज़ों का आपको अध्ययन करना है ताकि आप ब्लड के अध्ययन कर सको। इसकी कंपोजिशन फिर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट वन आते हैं प्लाज्मा के ऊपर। ठीक है, प्लाज्मा जो हमारा पार्ट है, देखिए प्लाज्मा 55% जो है, इसमें और इस पार्ट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ब्लड देखिए क्या करता है, ब्लड हमारे पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करता है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है। फ्लो करेगा तभी तो सभी अंगों तक पहुंच पाएगा। अब आप कहोगे सर सॉलिड पार्ट होता है, ऐसे कैसे फ्लो करता है? सेल्स जो होती है वो तो सॉलिड होंगी सारी की सारी, कैसे फ्लो करेंगे सर? फ्लो कर सकती हैं अगर वो किसी लिक्विड के अंदर डाल दी जाए। तो वो जो लिक्विड होगा ना, वो कौन सा लिक्विड होगा? वही होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? एक प्रकार से हमारे ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, जो तरल पदार्थ होता है, वही होता है। ठीक है, तो लिक्विड भाग जो हमारे ब्लड का है वो होता है प्लाज्मा। अब लिक्विड भाग होगा तो उसके अंदर छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल भी फ्लो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहोगे सर लिक्विड ही है तो फिर सॉलिड की क्या आवश्यकता रह गई? उसी को फ्लो करवा देते। भाई एक चीज़ बताइए कि अगर ये लिक्विड पार्ट तो चलो फ्लो करवा दिया, लेकिन कुछ चीज़ें कैरी भी तो करनी है ब्लड को। अब कैरी कौन करेगा? कोई ना कोई होगा तभी तो कैरी करेगा। तो ये कैरी करते हैं अलग अलग चीज़ों को, इसलिए ब्लड के अंदर ये होते हैं। ठीक है, अब किस चीज़ को कौन कैरी करता है वो भी हम पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप्स को आ लेने दो एक बार। तो लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा, जो कि क्या करता है, जो किस लिए आवश्यक है? फ्लो, बहने के लिए आवश्यक होता है हमारे ब्लड के लिए। ये बहने का कार्य करता है। चलिए, अब इसके बाद में प्लाज्मा की कंपोजिशन देखनी होगी। ऐसा नहीं है कि लिक्विड पार्ट होगा तो कंपोजिशन होगी, प्लाज्मा की भी अपनी कुछ कंपोजिशन होगी, अपनी कुछ संरचना होगी, तो उसका भी हमें अध्ययन तो करना ही होगा। ठीक है, तो अध्ययन कर लेते हैं एक बार। प्लाज्मा जो है इसका अध्ययन देखिए। प्लाज्मा के अंदर ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि वाटर होता है सबसे ज़्यादा, तभी तो फ्लो करेगी। बिना वाटर के फ्लो कैसे करेगी? तो वाटर होता है इसके अंदर 90% वाटर होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए ग्लूकोज, ग्लूकोज भी होता है, आपको पता है जो एनर्जी देता है हमें। प्लस में मिनरल्स जैसे आयरन, कोबाल्ट, पोटासियम, सॉल्ट, ये जितने मिनरल्स होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 1% में होती है, 1% होती है। और जो सबसे लास्ट होता है, कुछ प्रोटीन होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन होते हैं जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन, फाइब्रिन या ग्लोबुलिन भी जिसको बोल सकते हैं। कुल मिला के मुख्य रूप से 5 प्रोटीन होते हैं। वैसे तो बहुत सारे ढेर सारे प्रोटीन हैं, मुख्य रूप से 5 प्रोटीन होते हैं जिनको आपने याद करना है। ठीक है, 5 प्रोटीन ये होते हैं आपके। अब कितना 9% बच गया ना, तो 9% जो हिस्सा होता है, भाग होता है, उसके अंदर यही 5 प्रोटीन पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर। सो ये आपकी होगी प्लाज्मा की कंपोजिशन होगी, इसका कार्य हो गया, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो हमारी कंप्लीट होगी प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, इतना ही चीज़ें आपको सिर्फ प्लाज्मा के अंदर पढ़नी है। अब वाटर सबसे ज़्यादा है इसलिए तो फ्लो कर पाता है, वाटर कम होगा तो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, ब्लड वहीं पर रुक जाएगा किसी न किसी स्थान पर। चलिए, इसके अलावा 2 फैक्ट बता रहा हूँ लास्ट आपको। अगर थोड़ा सा भी डीप करके साइंस के अंदर क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से आपसे घुमाएगा। वैसे तो आपने देख लिया कि प्लाज्मा बिल्कुल इन सबसे अलग होती है, यानी प्लाज्मा का मतलब इन तीनों को अलग कर दो तो प्लाज्मा ही बचती है। बट क्या होता है कि जनरली थोड़ा सा डीप अगर इस पर एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्टों ने, तो साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई आरबीसी को अगर अलग कर देना तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होती है वो लगभग प्लाज्मा के अंदर ही घुली मिली होती हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उनके अंदर। इसीलिए आजकल एग्जाम में कई बार बोल देता है कि प्लाज्मा की डेफिनेशन बताओ या रिलेशन बताओ। तो प्लाज्मा के बारे में जब भी पूछता ना, तो आप ऐसा बता सकते हो कि ब्लड जो होता है, उस ब्लड में से अगर घटा दिया जाए आरबीसी को तो प्लाज्मा ही बचेगा। यानी ब्लड में से सिर्फ आरबीसी को हटा दो। तो ये सब ऐसा जनरली मान लिया जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स को तो ट्रू सेल ही नहीं मानते, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए हम प्लाज्मा बोल देते हैं। ब्लड में से आरबीसी हटा दो तो लगभग ज़्यादातर फिर प्लाज्मा ही बचती है। तो ये रिलेशन बोला जा सकता है, प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस में आरबीसी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है आपकी, जो हम जिसको बोलते हैं सीरम, आपने सुना होगा। सीरम जो होता है ना, ये क्या होता है, ब्लड ग्रुप जब टेस्ट किया जाता है किसी व्यक्ति का,
तब इस सीरम का यूज होता है। तो इसलिए सीरम देखिए, इसका भी कई बार डेफिनेशन आपसे पूछ लेते हैं। सो प्लाज्मा जो होती है ना, उस प्लाज्मा के अंदर से अगर ये जो फाइब्रिनोजिन है, ये जो फाइब्रिनोजिन है प्लाज्मा के अंदर से, अगर इस फाइब्रिनोजिन को हम हटा देते हैं तो जो बचता है वो क्या होता है, वो सीरम ही होता है। तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन को हटा दो, सीरम ही बचेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका यूज किया जाता है ब्लड ग्रुप को टेस्ट करने में। वो भी आपको मैं ब्लड ग्रुप वाली कक्षा जब बताऊंगा कि किस प्रकार से आजकल ब्लड ग्रुप को टेस्ट किया जाता है, तो आप ये सारी चीज़ें समझ भी जाओगे। बट एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से मैंने दो जो फैक्ट बताए हैं लास्ट में, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों को इसी प्रकार से आपने रिलेशंस को याद रखना है। ठीक है, तो सीरम क्या होता है, प्लाज्मा में से इसको हटा दो तो बन जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है कि यही प्रोटीन क्यों हटाया जाता है तब सीरम बनता है, वो चीज़ भी आपको पता लगेगी बिल्कुल, बट ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर में। अभी बीच में नहीं घुसाऊंगा इन सारी चीज़ों को। चलिए, तो ब्लड के अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट जो हमारा था प्लाज्मा, वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं तीनों सेल्स, तीनों कोशिकाओं के ऊपर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के ऊपर। इसको अरेंज कर देता हूं मैं। चलिए, अब सेकंड पार्ट हमारे जो ब्लड का है उसको अध्ययन कर लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे आरबीसी। ठीक है, आरबीसी या जिसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल या कॉर्पस्कल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यानी लाल रक्त कणिका या कोशिका जिसको बोला जा सकता है। इसी का एक और भी नाम होता है जिसको हम बोल सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स भी इसी को कहा जाता है। दूसरा नाम होता है आरबीसी का। आरबीसी पाई कहाँ जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लड के अंदर। और आरबीसी का जो कलर होता है, इनका रेड नाम से ही आपको देख लाल होता है। लाल क्यों होता है, तो जैसा कि मैंने आपको हीमोग्लोबिन बताया था जो ब्लड में होता है, वो एक्चुअली होता कहाँ पे, तो वो हीमोग्लोबिन है ना, वो आरबीसी में होता है और आरबीसी होती ब्लड में। इसके कारण ब्लड का कलर जो होता है रेड होता है। वैसे अगर देखा जाए ना, जो मैंने पीछे आपको जिक्र किया था प्लाज्मा का, तो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो येलो होता है, वो पीला कलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक प्रोटीन होता है, पिगमेंट होता है बिलीरुबिन जिसको कहा जाता है। ये बिलीरुबिन जो होता है ना, इसके कारण प्लाज्मा का कलर होता है येलो। ये येलो कलर का पिगमेंट होता है, लीवर से बनता है, ये यकृत से बनता है और ये चला जाता है प्लाज्मा के पास। इसलिए वैसे तो अगर देखा जाए तो प्लाज्मा का कलर होता है कैसा, येलो। लेकिन हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में होता है और आरबीसी होती है ब्लड के अंदर, तो इसलिए ब्लड का कलर जो है वो प्लाज्मा की बजाय इसका इफेक्ट आ जाता है और हमारा कलर हो जाता है ब्लड का रेड। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगर ये बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाए प्लाज्मा में तो क्या होता है, उसके कारण फिर आंखों के अंदर भी पीला कलर सा होने लगता है, बॉडी भी पीली पीली हो जाती है, उसी से पीलिया जो रोग होता है वो भी हो जाता है। चलिए, सो हीमोग्लोबिन हमारी आरबीसी जो है इसके अंदर होता है। क्वांटिटी कितनी होती है वो मैंने आपको बता दिया था। अब आरबीसी की अगर बात की जाए तो इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, काउंटिंग कितनी होती है इसकी, तो देखिए इसकी काउंटिंग होती है 4.5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ये होती है संख्या जो ये मेल्स के अंदर होती है। ठीक है, पुरुषों में होती है। अगर फीमेल्स की बात की जाए तो वो होती है 4.0 से 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ये संख्या होती है इसकी महिलाओं के अंदर। अगर आपसे पूछ ले एवरेज अगर आपसे पूछ ले औसतन संख्या, ना मेल का नाम देना फीमेल का, तो आपको बतानी है 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ये आपको बताना है अगर आपसे एवरेज पूछ ले तो। अब बात करते हैं इनकी जो फॉर्मेशन कहाँ पे होती है। ठीक है, निर्माण कहाँ पे होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बोन मैरो, अस्थि मज्जा, ये शुरू में ही मैं आपको बता चुका। अब इनका लाइफ स्पैन की अगर बात किया जाए, इनका जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल होता है इनका मैक्सिमम 120 दिन के आसपास का। 20 से 120 दिन तक बोला जाता है कई बार, वैसे मैक्सिमम 120 दिन तक का इनका जीवन काल होता है। 120 दिन तक एक कोशिका जीवित रहती है, उसके बाद उसको मर जाती है। ठीक है, चलिए अब बात आती है डेथ कहाँ पे होती है। मृत्यु तो है लेकिन मृत्यु होती कहाँ पे है, तो अगर बात की जाए डेथ की, तो इसकी डेथ जो होती है वो होती है 2 जगह आपको दी जाएंगे एग्जाम में। एक लीवर दिया जा सकता है, एक स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन जिसको तिल्ली या प्लीहा भी बोल सकते हैं,
ये होती है, एक छोटी सी थैली होती है हमारी बॉडी के अंदर ही। तो लीवर यानी यकृत, या फिर आपको मिलेगा स्प्लीन, जिसको तिल्ली या प्लीहा कहा जाता है। तो इन दोनों में से ही एक न एक जगह पे क्या होती है, इसकी डेथ होती है। ठीक है, अब इनमें से आपको कौन सा जवाब देना है? आप ज़्यादातर इसको सुनते हैं, और स्प्लीन जो होता है ना, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड कह सकते हो आप, या ग्रेवयार्ड के अलावा एक और भी नाम इसको दिया जा सकता है, जिसको बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी इसको बोला जाता है, या ग्रेवयार्ड यानी कब्रगाह, यानी आरबीसी का ब्लड बैंक या कब्रगाह आरबीसी का, वो किसको कहा जाता है, स्प्लीन को। तो इस नाम से आपने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि कब्रगाह इसलिए बोलते हैं क्योंकि डेथ होती है, ब्लड बैंक क्यों कहा जाता है। सो देखिए, उसी का रीजन अब आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आरबीसी लीवर के अंदर जाके अगर डेथ होती है, तो वो जो डेथ होगी ना, तो वो कैसी होगी, वो होगी परमानेंट। यानी एक बार अगर लीवर में जाकर के इसकी डेथ हो गई तो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकती। लेकिन अगर स्प्लीन में जाके कोई आरबीसी की डेथ होती है, तो अगर कभी मुसीबत में आवश्यकता पड़ गई हमारी बॉडी को, आरबीसी को ज़्यादा चाहिए होती है, मान लो किसी सिचुएशन ऐसी हो गई कि ज़्यादा आरबीसी हमारी बॉडी को चाहिए है, अगर चोट लग गई, कुछ भी हो गया, तो आरबीसी चाहिए। अब वो आरबीसी कहाँ से आती हैं, तो स्प्लीन के अंदर जो आरबीसी की डेथ हुई थी ना, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती हैं और हमारी बॉडी को जहाँ चाहिए होती है आरबीसी, वहाँ आ जाते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। किसको, स्प्लीन को, तिल्ली यानी प्लीहा को। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आवश्यकता पड़ने पर जो डेथ हुई थी जिन आरबीसी की, वो दोबारा से रीजनरेट हो सकती हैं और हमारी बॉडी में दोबारा से आ सकती है। इसीलिए स्प्लीन को कहा जाता है ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड। तो डेथ जो है, अगर आपसे बोले परमानेंट डेथ कहाँ पे होती है, तो लीवर में, टेम्पररी पूछिए तो स्प्लीन के अंदर। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लड बैंक भी कह सकते हो, या इसके अलावा इसको ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। किसका, आरबीसी का। चलिए, अब आरबीसी के बारे में एक बात आप याद रखेंगे कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। एक केंद्रक बताया था मैंने और आपको सेल वाले चैप्टर में, तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो है वो नहीं होता है इसके अंदर। एक्सेप्शन है, अपवाद है, कहाँ, किसके आरबीसी में होता है, ऊंट, कैमल या लामा। ये भी छोटा ऊँट ही होता है एक प्रकार का। तो कैमल या ऊँट जो होते हैं ना, उनकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, और वो जो होते हैं कैमल या लामा, उनके आरबीसी के अंदर जो केंद्रक होता है, सो उसका बेनिफिट क्या मिलता है। तो जैसे कि आपने सुना है कि ऊँट बिना पानी पिए कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, तो वो क्या करता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है इन आरबीसी का जो न्यूक्लियस होता है इसी के अंदर, तभी वो जीवित रहता है। ठीक है, सो ये बात आप याद रखिएगा कि न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता, बट ऊंट और लामा जो है इनके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है। हीमोग्लोबिन वाली बात मैं आपको पहले ही बता चुका कि हीमोग्लोबिन होता है इनके आरबीसी के अंदर। चलिए, इसके अलावा आरबीसी के बारे में आपको क्या जानना है कि एक तो स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं तो सोते टाइम पे आरबीसी जो है ना, वो लगभग 5% तक घट जाती है। और अगर हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो लगभग आप मान के चलो 4000 मीटर की से ज़्यादा ऊंचाई पर हम चढ़ते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% आरबीसी जो है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है। 15 से 20% जो है आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं शेप। जो आरबीसी होती है, इनकी शेप यानी आकार कैसा होता है, तो आकार होता है या तो गोलाकार होगा, गोल, या फिर होता है बाइकनकेव, बाइकनकेव। ठीक है, तो बाइकनकेव आपने देखा होगा आकार, एक इस प्रकार से आप मान सकते हो, इस प्रकार से। तो बाइकनकेव या फिर गोलाकार, दो प्रकार से बोला जा सकता है इसको। ठीक है, चलिए, इतनी सारी बात हो गई। अब बात करते हैं डिजीज, बीमारियों के बारे में कि आरबीसी जो है इसकी कमी या ज़्यादा से बीमारी कौन सी हो सकती है, वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ताकि अगले इसको इरेज करेंगे तो फिर WBC पढ़ लेंगे। सो बीमारियों की अगर बात की जाए ना, अगर आरबीसी जो है, अगर इनकी संख्या बढ़ेगी, अगर इनकी संख्या इंक्रीज होगी तो बीमारी कौन सी होगी यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया उसको कहा जाता है। अगर इनकी संख्या डिक्रीज होगी तो उसको कहा जाएगा एनीमिया। ठीक
ठीक है। एनीमिया बीमारी को, एनीमिया का मतलब रक्त की कमी जिसको कहा जाता है। कई बार क्या होता है, आरबीसी जो होती है ना, इसका लाइफ स्पैम कम हो जाता है। लाइफ स्पैम कम का मतलब है कि जैसे 120 दिन का जीवन काल मैंने बताया था, और मान लो किसी के शरीर के अंदर आरबीसी जो है वो 50 से 60 दिन में ही मरने लग जाए, तो क्या होता है, उसी बीमारी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया कहा जाता है, ठीक है। तो आरबीसी का जीवन घट जाए तो थैलीसीमिया, अगर बढ़ जाए तो पॉलीसाइथेमिया, कम हो जाए तो एनीमिया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है आरबीसी के बारे में। अब एक लास्ट बात जो आपकी रह गई वो हमारी रह गई इसका कार्य। कार्य क्या होता है आरबीसी का, इसका वर्क क्या होता है। देखिए भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया आरबीसी के अंदर क्या होता है, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। अब जो हीमोग्लोबिन होगा ना वो क्या करता है, देखिए हमारे फेफड़ों ने, लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया। ऑक्सीजन को लिया तो अब जो ब्लड है वो फेफड़ों के पास जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजन लेगा और पूरी बॉडी को फैलाएगा। सो वो ऑक्सीजन कैसे लेता है, ब्लड। ऑक्सीजन ब्लड नहीं लेता, ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती हैं वो लेती हैं। अब आप कहोगे सर आरबीसी लेती है, मैं कहूँगा आरबीसी नहीं लेती। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो लेता है किसको, हीमोग्लोबिन को। वो किसके साथ जुड़ जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ। और इस हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ। और हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, फेफड़ों से लेकर के अब हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैलाएगा, उसको लेके जाएगा जहाँ जहाँ भी देना है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों मिलने के बाद क्या बना लेते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसको बोला जाता है, जिस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसी प्रकार से अगर जैसे कि विभिन्न कोशिकाओं को, हमारी बॉडी के अंदर जो विभिन्न सेल हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए थी, हीमोग्लोबिन ने क्या किया, ऑक्सीजन उनको प्रदान कर दिया। अब वहाँ पे जो CO2 भी उत्पन्न हुई होगी तो उस CO2 को लेकर के भी आएगा हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, CO2 को प्राप्त करेगा और फेफड़ों को दे देगा ताकि उसको शरीर से बाहर किया जा सके। अगर हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जुड़ी हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये चीज़ आप याद रखिएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन उसको कहा जाएगा। अब इसके बाद एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए बहुत जहरीली गैस होती है, और हमारे हीमोग्लोबिन जो होता है ना उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की क्षमता से कितने गुना ज़्यादा होती है, 250 गुना ज़्यादा होती है। यानी किसी जगह पर अगर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट है, तो हमारा ब्लड सबसे पहले जाके किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और अगर ब्लड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर सभी भागों में जाएगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण डेथ भी हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और इसके अलावा आपको किसी ऐसे रूम में नहीं सोना चाहिए जिसके अंदर बंद कमरे में अंगीठी जला रखी हो, क्योंकि बंद कमरे के अंदर अंगीठी जलाओगे तो कुछ समय के बाद वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगी जो आपके सांस के द्वारा आपकी बॉडी में जाएगी और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं आपकी जो आपको याद करना है। आई थिंक कार्य आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीसी का क्या कार्य होता है। आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन CO2 का आदान प्रदान करना और हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। वो किसका कार्य होता है, आरबीसी का ही होता है। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें आरबीसी के बारे में आपके क्लियर हुई होंगी। अब इसको मैं रेज करता हूं और WBC को आगे अध्ययन करना हम शुरू करते हैं। चलिए, अगला हमारा WBC थर्ड पार्ट हमारा ब्लड जो था उसका WBC, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स यानी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, या इन्हीं का दूसरा नाम भी होता है ल्यूकोसाइट्स भी इनको कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। WBC जो होती हैं इनका फॉर्मेशन, इनका निर्माण कहाँ पे होता है, तो इनकी फॉर्मेशन भी होती है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो, अस्थि मज्जा जो मैंने आपको बताया था। जीवन काल कितना होता है इनका, जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का। 2 से 4 दिन का। डेथ कहाँ पे होती है इनकी, मृत्यु अगर आपसे पूछे तो डेथ इनकी ब्लड के अंदर ही होती है, कहीं विशेष जगह पे जा करके नहीं होती। इनकी संख्या की अगर बात की जाए, नंबर ऑफ WBCs, सो वो होती हैं 8000 से 10,000, 8,000 to 10,000
पर मिलीमीटर क्यूब। जैसे आरबीसी का साइज बताया था, इनका साइज कैसा होता है, इनका साइज होता है इरेगुलर, कोई विशिष्ट शेप या साइज इनकी नहीं होती है, ठीक है। और इनका वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, कार्य होता है इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम बनाना, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो हमारे शरीर को यही प्रदान करती हैं। रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे बॉडी की, वो यही प्रदान करती है हमें WBC, ठीक है। चलिए, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं WBC की, कुछ प्रकार होते हैं इसके, उनका हम और अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपका किसी प्रकार का कोई एग्जाम में क्वेश्चन छूटे, ठीक है। चलिए, अब आरबीसी जो होती है ना, वो मुख्य रूप से WBC जो होती हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ग्रेनुलोसाइट्स यानी कणिका में, एक होती है अग्रेनुलोसाइट्स अकणिका में। कणिका में कौन सी WBC होते हैं, जो छोटे छोटे कणों के रूप में पाई जाती हैं। ये क्या होती है, जो कणों के रूप में नहीं पाई जाती, ठीक है। कणिका में जो होती है 3 प्रकार की होती है WBC की 2 कैटेगरी होती हैं, या तो वो कणों वाली होंगी ग्रेनुलोसाइट्स या अर्ग्रेनुलोसाइट्स। अब इसके अंदर 3 प्रकार की WBC होती हैं इस कैटेगरी में। एक होती है बोसोफिल्स और दूसरी होती है न्यूट्रोफिल्स एंड थर्ड वन एक होती है ओसिनोफिल्स या इनको एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। 3 प्रकार की होती है। बोसोफिल्स क्या करती हैं, ये कार्य करती हैं, देखो मैंने जैसे कहा कि रोगों से लड़ती है, तो कौन सी प्रकार की WBC किस रोग से लड़ेगी, तो एलर्जी जो होती है ना, एलर्जी से रक्षा हमारी करती है बोसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करती हैं, ये बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु, उन पे हमला करती हैं, उनको फिनिश करती हैं। ओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटोजोआ या वायरस, इन दोनों से हमारी बॉडी की रक्षा करती हैं, इन दोनों से लड़ाई करती हैं, इन दोनों को मारती हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती हैं, न्यूट्रोफिल्स WBC के अंदर। अर्ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं 2 प्रकार की होती है, इस कैटेगरी में 2 आती हैं, एक मोनोसाइट्स एंड दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स फर्दर 3 प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती हैं सबसे फर्स्ट वन, जिनको कहते हैं किलर सेल बोलते हैं जिनको, ठीक है। एक होती हैं बी लिम्फोसाइट बोल देते हैं, और एक होती है टी सेल, एक बी सेल और एक टी सेल, ठीक है। बी लिम्फोसाइट या एक को बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब इनके अंदर कौन सी सेल्स जो होती है, किसका क्या कार्य होता है, वो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, बी सेल जो होती है लिम्फोसाइट, ये क्या करती है, मान लो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एजेंट आ गया बाहर से, कोई रोग लगाने वाला कोई भी एजेंट आ गया जिससे हमारे शरीर को बीमारी हो सकती है, तो ये क्या करती है, उस रोगाणु की जो है ना, ये पहचान करती है कि भाई किस प्रकार का एजेंट है, किस प्रकार का रोगाणु है। टी सेल क्या करती है, इस रोगाणु की पहचान तो हो गई, अब इस रोगाणु को मारने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना एक पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षी पदार्थ, या जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी पदार्थ या एंटीबॉडी बोलते हैं, उसका निर्माण करेंगी। अब एंटीबॉडी का निर्माण हो गया तो किलर सेल क्या करेंगी, अब इनके पास इनफ पावर होगी, क्योंकि इसके पास क्या है, एंटीबॉडी है, तो क्या कर देंगी, उस बाहरी एजेंट को किल कर देती है, मार देती है। अब मार दिया, लेकिन मरने के बाद ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर से जो एजेंट आता है हमारे ब्लड के अंदर ही पड़ा रहेगा, अब उसको कोई ना कोई खा के साफ भी करेगा वहाँ से। वो कौन करता है, मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट क्या करती हैं, जो भी एजेंट था जिस प्रकार का, जिसको मारा गया था, उसको खा के वहाँ से साफ कर देती हैं। इसीलिए मोनोसाइट्स को क्या कहा जाता है, हमारे ब्लड के अंदर वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है इसको। सो इतनी सारी चीज़ें थी, थोड़ा सा फास्टली मैंने आपको बताया है।
अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो उससे बढ़िया बात है, क्योंकि दोबारा आप कक्षा को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, आइए अब लास्ट WBC के बारे में, इससे होने वाली बीमारियों के बारे में एक बार देख लेते हैं। सो देखिए, दो ही चीज़ हो सकती है, या तो WBC की संख्या जो वो आवश्यकता से बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, या WBC जो है इसकी संख्या आवश्यकता से बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो आवश्यकता से बहुत ज़्यादा हो गई तो उससे हो जाएगा ल्यूकेमिया, या जिसको कहते हैं ब्लड कैंसर। और अगर आवश्यकता से बहुत कम हो गई तो उसको बोलेंगे बीमारी को, वो होती है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है कि हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, तो बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर हो जाएंगी। तो दोनों डिजीज हैं, इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इतना सारा हो गया। एक शायद मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, तो याद रखिए जो पहचान करता है ना रोगाणु की, वो टी सेल करती हैं, और जो प्रतिरक्षी पदार्थ जो बनता है वो कौन बनाती है, वो बी सेल बनाती है। ये चीज़ थोड़ी सा आप इंटरचेंज रखिएगा। टी सेल क्या करती हैं, पहचान, और बी क्या करती हैं, उस पदार्थ को बनाती है। चलिए इसको रीच कर देता हूँ एक बार में। इसके बाद लास्ट सेल्स हमारी जो हैं, जिनको हम बोलेंगे प्लेटलेट्स, ठीक है, या बिंबाणु, इनको बोला जा सकता है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। प्लेटलेट्स जो होते हैं, इनकी अगर बात की जाए तो देखिए, मुख्य रूप से जिस प्रकार से हमारे पीछे वाली कोशिकाओं का निर्माण जहाँ पे हुआ था वहीं पे निर्माण इनका भी होगा। इनकी अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो इनका फॉर्मेशन भी वहीं होता है, कहाँ पे, बोन मैरो, जो मैंने आपको बताया था, बोन मैरो, अस्थि मज्जा के अंदर। इनकी भी डेथ जो होगी वो कहाँ पे होगी, वो ब्लड के अंदर होगी। ठीक है, डेथ होगी ब्लड के अंदर। इनका भी जो शेप या साइज जो होता है वो भी सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर, गोलाकार इनकी आकृति होती है। इनका भी एक अदर नाम होता है जिनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स एक और नाम होता है जो इन्हीं को कहा जाता है, प्लेटलेट्स को ही। अब प्लेटलेट्स जो है, इनकी संख्या, इनकी काउंटिंग कितनी होती है हमारे ब्लड के अंदर। सो इनकी काउंटिंग होती है 4.5 से 5.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। और हमारे ब्लड के अंदर जो सभी सेल्स हमने पढ़ी उन सब में से सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं। लेकिन फिर भी एग्जाम में अगर प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो हम ज़्यादातर आप RBC देखोगे, क्योंकि प्लेटलेट्स जो होती है ना, इनको हम नॉट ट्रू सेल, इनको ट्रू सेल कंसिडर्ड ही नहीं किया जाता, इनको ट्रू सेल नहीं माना जाता। इसीलिए जब भी सबसे छोटी कोशिका की बात आती है RBC का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन होती सबसे छोटी यही होती है। लेकिन इनको कोशिका नहीं माना जाता, यानी सच्ची कोशिका नहीं माना जाता। एक तो इसके काफ़ी सारे रीज़न है। कुछ रीज़न इस प्रकार से हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर ही पाई जाती है, स्तनधारियों में ही पाई जाती हैं, सभी के अंदर पाई भी नहीं जाती। ठीक है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक, जैसे कि मैंने बताया था RBC में नहीं होता, इसके अंदर भी न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता है, और ये भी सिर्फ मैमल्स के अंदर ही पाई जाती है। संख्या मैंने आपको बता दिया। अब इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, इनका लाइफ स्पैन, जीवन काल कितना होता है, तो वो होता है 8 से 10 दिनों का। 8 से 10 दिन तक जीवित रहते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। ये होती है हमारी प्लेटलेट्स। अब जो प्लेटलेट्स हैं, इनका कार्य क्या होता है, फंक्शन। सो इनका कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है रक्त का थक्का बनाना। क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का बनना? क्या होता है, जैसे कोई चोट लग गई, हमें चोट लगने के बाद ब्लड निकलेगा वहाँ से, लेकिन 1-2 मिनट के बाद वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, रक्त का थक्का बन गया, इसलिए ब्लड अब नहीं फ्लो कर रहा। तो वो कौन बनवाता है? प्लेटलेट्स ही उसको बनवाने में हेल्प करते हैं। अभी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का बनता है, एक बार आपको बता देता हूँ किस प्रकार से ऑपरेट होता है एग्जाम में, ताकि कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप होल्ड कर सको। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जो जो फैक्टर कार्य करते हैं वो फैक्टर्स आप एक बार देख लीजिए। एक तो फैक्टर काम करता है कैल्शियम, दूसरा फैक्टर कार्य करता है विटामिन के, और तीसरा फैक्टर जो कार्य करता है वो होते हैं कुछ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं वो आपको बता देता हूँ। वो होते हैं प्रोथ्रोम्बिन, जो मैंने आपको पीछे प्लाज्मा में 5 प्रोटीन बताए थे, वही प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन,
एंड ग्लोबुलिन। ये 5 प्रोटीन होते हैं जो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, और इसके अलावा 2 फैक्टर ही हैं। अब कौन सा किस प्रकार से, मान लो अगर कहीं पे भी चोट लग गई, कहीं पे भी चोट लग गई जहाँ से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो सूचना मिलेगी सारे भागों को। सूचना मिलते ही साथ क्या होगा कि जो प्रोथ्रोम्बिन है ना, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम इसके पास जाएगा और इसको बदल देगा किसके अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर। पहला स्टेप तो ये होगा। अब थ्रोम्बिन बन गया। थ्रोम्बिन बनने के बाद अब क्या होगा, अब विटामिन के जो है ना, ये क्या करता है, ये भी एक प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजिन। और ये फाइब्रिनोजिन जो होता है ना, यही सबसे मुख्य प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग करता है, जो रक्त का थक्का बनाता है। तो विटामिन के कहाँ क्या करता है, फाइब्रिनोजिन जो है इसके निर्माण करने में सहायता करता है। इसके निर्माण करने में क्या करता है, सहायता करता है। चलिए, तो इसका फाइब्रिनोजिन जो है इसका निर्माण किया विटामिन के ने। अब ये होगा क्या, अब फाइब्रिनोजिन जो विटामिन के ने निर्माण करने में सहायता की है, अब उसके पास जाएगा ये थ्रोम्बिन जो पीछे बना था हमारा, थ्रोम्बिन जाएगा उसके पीछे। थ्रोम्बिन चला गया तो फाइब्रिनोजिन था उसको किसने बदल देगा, ये फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या करता है, फाइब्रिन एक प्रकार का जाल होता है, और ये फाइब्रिन क्या करेगा, ग्लोबुलिन के साथ मिल करके जहां भी चोट लगी हुई है वहां पे जाके एक बिल्कुल छोटे छोटे धागों का एक जाल बना देगा। उस जाल के अंदर क्या होता है, उस जाल के अंदर आरबीसी जो होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, वो वहीं फंस जाती हैं और बाहर नहीं फ्लो कर पाती। अब आरबीसी फंस जाएंगी तो ब्लड वहीं पे रुक जाएगा, आपकी बॉडी से बाहर नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार से उस वहीं क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, हमारा खून बहना रुक जाता है। क्यों, क्योंकि फाइब्रिन और ग्लोबुलिन मिलकर के एक जाल बना लेते हैं वहां पे जहां भी चोट लगी हुई है, और आरबीसी को बाहर नहीं आने देते, डब्ल्यूबीसी को भी बाहर नहीं आने देते, इसीलिए ब्लड हमारा बाहर फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये होती है ब्लड क्लॉटिंग। अगर प्लेटलेट्स की संख्या, बीमारियां देख लेते हैं, अगर प्लेटलेट्स की संख्या इंक्रीज होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, अंदर ही ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, जिसको बीमारी को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोब्लास्टिस। थ्रोम्बोब्लास्टिस। ठीक है, अभी नहीं हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, अभी क्या है, अंदर ही अंदर खून जम नहीं रहा है, क्लॉटिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, उसका रीजन भी याद रखें। उसके लिए एक प्रोटीन जिम्मेदार होता है जिसका नाम होता है हिपेरिन। उसका नाम होता है हिपेरिन, जो लीवर के द्वारा बनाया जाता है। अगर ये हिपेरिन कम है तो आजकल आर्टिफिशियल हिपेरिन भी बनाया जाता है, और आर्टिफिशियल हिपेरिन का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है हिरोडिन। एग्जाम में पूछ सकता है आर्टिफिशियल हिपेरिन का नाम, तो हिरोडिन। और वो किससे बनाया जाता है हिरोडिन, ये भी आपको बता देता हूँ, सलाइवा ऑफ लीच। जोंक जो होती है ना, जोंक जो पानी में रहती है, उसकी लार जो होती है, उसकी सलाइवा जो होती है, उससे बनाया जाता है हिरोडिन। ये क्या होता है, आर्टिफिशियल हिपेरिन होता है। हिपेरिन क्या करता है, वैसे नेचुरली जो हमारी बॉडी में होता है, वो हमारे खून जो बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है ना, उसको जमने नहीं देता, उसको फ्लो करने के लिए मोटिवेट करता है, फ्लो करवाता रहता है उसको। ठीक है, लेकिन अगर चोट लग गई, ब्लड बाहर निकलने वाला होता है, तब ये प्रोटीन मिलके क्या करते हैं, उसको क्लॉट कर देते हैं, वहीं पे थक्का बना देते हैं, वहीं पे जम जाता है खून हमारा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर कार्य करते हैं, वो मैं आपको बता चुका, इतने सारे जो फैक्टर हैं। ठीक है, चलिए, डिजीज हमने पढ़ ली, सारे सिस्टम पढ़ लिया। अब एक लास्ट बात जो आपको याद रखना, वैसे तो डिजीज वाला चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊँगा आपको बताऊँगा कि एक तो जो 2 डिजीज होती हैं, एक तो हमारी मलेरिया और एक डेंगू। मलेरिया और डेंगू के अंदर क्या होता है कि इस डिजीज जिस वाहक के कारण होती है, जिस भी एजेंट के कारण होती है, उनका जो फूड होता है वो प्लेटलेट्स होता है। इसीलिए ये दोनों बीमारियां अगर किसी व्यक्ति को हो जाएगी तो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स जो होती है उनकी संख्या घट जाती है, क्योंकि इनका जो एजेंट होता है वो खाने लग जाता है प्लेटलेट्स को। चलिए, खैर ये क्लियर हुआ हमारा ब्लड वाला चैप्टर। हमारा आज जो पहला भाग था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड का हमने अध्ययन किया। अगली कक्षा में ब्लड ग्रुप्स हम पढ़ेंगे, उसके बाद हार्ट, और ये चैप्टर भी हमारा संपूर्ण हो जाएगा। सो मिलते हैं अगली कक्षा में।